तो बहुत सारे सवाल जहन में आज मेरे हैं। पीओके कैसे लिया जाएगा? टू फ्रंट वॉर के लिए भारत कितना तैयार है? और क्या जो हमास की सोच है वो पाकिस्तान के आतंकियों तक पहुंच रही है? और ये जो हमास की सोच है, इससे क्या यूरोप अछूता रह पाएगा? क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से हमास के समर्थन में यूरोप के अंदर प्रदर्शन हुए हैं। तमाम मुद्दों को समझने के लिए आज हम जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल जे एस सोडी सर के पास आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। थैंक यू सर। कर्नल सोडी सर, हाल ही में हमने जब सुप्रीम कोर्ट ने 317 को कहा कि नहीं, ये जो हटाई गई थी वो बिल्कुल वैध है, और उसके बाद चीन का रिएक्शन भी देखा हमने, पाकिस्तान का भी रिएक्शन उसके ऊपर देखा। गृह मंत्री अमित शाह को हमने संसद के अंदर सुना, रक्षा मंत्री को हम कई बार सुन चुके हैं कि पीओके हम लेकर रहेंगे, पीओके हमारा था, है और रहेगा, नो डाउट इसमें, लेकिन लेकर रहेंगे। आज मैं आपसे यही समझना चाहूंगा शुरुआत में कि क्या वो प्लानिंग हो सकती है, क्या वो तरीका हो सकता है जिससे हम पीओके को हासिल कर सकें, और क्या चुनौतियां आने वाली हैं अगर आप मिलिट्री तौर पे पीओके की तरफ बढ़ते हैं? राजेश जी, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हर भारतीय नागरिक के जहन में ये प्रश्न जरूर है कि हम क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाकई में ले पाएंगे। आपका प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जी भारत का अटूट हिस्सा था, है और रहेगा, लेकिन 1939 से ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। और अगर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेना मुश्किल है। ओके। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें सैनिक पढ़ाई में सिखाया जाता है कि पहाड़ों में लड़ाई या माउंटेन वॉरफेयर एक बहुत ही कठिन वॉरफेयर होता है, और जहां पे मैदानी इलाके में जब हम लड़ाई करते हैं जी तो अटैकर टू डिफेंडर का रेशियो 3:1 होता है। ठीक सर। लेकिन पहाड़ियों के इलाके में जब हम लड़ते हैं तो अटैकर वर्सेस डिफेंडर का रेशियो 9:1 बढ़ जाता है। और क्योंकि पहाड़ों में लड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम होती हैं, वहां पे आर्टिलरी की फायरिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहाड़ होते ही ऐसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम 2-3 केसेस लें, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध, चाहे इजराइल हमस युद्ध, हालांकि रूस यूक्रेन से सैनिक शक्ति में कहीं आगे है, इजराइल हमस से सैनिक शक्ति में कहीं आगे है, लेकिन अभी भी वो युद्ध चल रहे हैं, और रूस का जो मंशा थी कि वो यूक्रेन पे पूरा कब्जा करे, जी वो हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल। तो इन चीजों को नजर रखते हुए भारत को पीओजेके वापस लेना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान भी एक व्यावसायिक सेना है, प्रोफेशनल सेना है। खास करके पिछले 10 साल से पाकिस्तान को चीन का पूरा खुला समर्थन है। ओके। और अगर हम अपना ध्यान लेके जाएं, एक लेख छपा था विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है जी। 8 जुलाई 2013 को यह लेख छपा था, जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उस श्रृंखला में जंग नंबर 3 है कि पाकिस्तान भारत पे अटैक करेगा 2035 में जम्मू कश्मीर के लिए। उसी वक्त चीन हम पे हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। ओके। और इसी साल 9 अगस्त को द प्रिंट पब्लिकेशन में हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरावने ने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तो ये पाक पीओजेके लेना इस वक्त मुश्किल है हमारे लिए, नामुमकिन नहीं है जी। अगर हम इसे वापस लेना चाहते हैं तो हमें और प्लानिंग करनी होगी, अपने सेना के बजट को इंक्रीज करना होगा, अपने फोर्स लेवल्स को इंक्रीज करना होगा। कि मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा इस टॉपिक पे कि देखिए, आज की तारीख में जो भी हमारे पास सेना की डिप्लॉयमेंट है, ओके, अगर हम जम्मू कश्मीर में लें तो वो हमारी है हमें गार्ड करने के लिए, यानी कि डिफेंड करने के लिए, दूसरा इंटरनल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए। और अगर हम एक जंग का सोचते हैं पीओजेके लेने के लिए, तो हम भारत के किसी और कोने से, किसी और शहर से, किसी और बॉर्डर से हम अपनी सेना की टुकड़ियों को निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें हर वक्त उन
टुकड़ियों को तैनात रखना होगा अगर हम पीओजेके लेना चाहें। तो इस मौजूदा हालात में अगर हम पीओजेके लेना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी फोर्स लेवल्स बढ़ानी होंगी और अपने सैनिक बजट में इजाफा करना होगा, और उसके बाद हम पीओजेके को ले सकते हैं। ये दो तीन चीजें और इसी से बड़ी अहम जुड़ जाती हैं जब कर्नल सोडी सर की, जब हम पीओके की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस दुश्मन के साथ लड़ाई है वो भी एक न्यूक्लियर पावर दुश्मन है। क्या एक ये एंगल बड़ा अहम हो जाता है? दूसरा एंगल ये भी नजर आता है कि वहां से सीपैक का रास्ता गुजरा। अगर आप पीओजेके में जा रहे हैं तो नेचुरली सीपैक रास्ते में है, चीन आपके रास्ते में खड़ा है, तो क्या एक वो भी बाधा है? ये बहुत बड़ी बाधा है राजेश जी, क्योंकि अगर हम पीओजेके को लेने की कोशिश करेंगे, चीन चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि चीन का सीपैक में आज की तारीख तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगा है, और सीपैक चीन के लिए उनकी जो बीआरआई स्कीम है वो उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ओके, तो वो किसी हालत में अपने ये निवेशी पैसे को जाने नहीं देगा। ये जो पीओजेके है इसे ये भारत को वापस लेने नहीं देगा, क्योंकि अगर भारत सफल होकर इसको ले लेता है तो चीन के जो बरसों के प्लान हैं, जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं, उनको बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। और चीन ये कदापि होने नहीं देगा। और तभी हम देख रहे हैं जब से 2013 से शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान में अपने पहले विदेशी दौरे में राष्ट्रपति बनने के बाद जब उन्होंने सितंबर 2013 में बीआरआई का ऐलान किया, उसी वक्त तकरीबन चीन ने पाकिस्तान को खुला समर्थन देना शुरू किया। अगर हम सारी टाइमलाइंस देखें तो सारी टाइमलाइंस 2013 से, जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने, और 2035 जिस लेख का मैंने जिक्र किया पहले, सारी टाइमलाइंस इस 2013 से 2035 तक जा रही हैं। तो चीन किसी हालत में, अगर हम पीओजेके लेने की कोशिश करते हैं, चीन चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर वो चुप बैठा, उस चीन का जो निवेशी पैसा है, चीन के जो सपने हैं दुनिया पे एक बड़ी ताकतवर पावर बनने का, जिसके लिए सीपैक एक अहम भूमिका निभा रहा है, वो सारे सपने खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि अगर भारत पीओके की तरफ सोच रहा है और जैसे इशारा भी भारत कर रहा है, तो क्या चीन को यह भी डर है कि भारत चक्सम घाटी या फिर उसके बाद अक्साई चीन की तरफ बढ़ सकता है? ये भी एक अंदर उसके जिस प्रकार से वो लगातार अक्साई चीन को लेकर है, लद्दाख को लेकर दावा कर रहा है, ये भी वो कारण हो सकते हैं सर? बिल्कुल राजेश जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सक्षम घाटी जो कि पाकिस्तान ने चीन को एक लीज पे दी है, लेकिन एक तरह से पूरे चीन के कब्जे में है, और अक्साई चीन जो कि चीन ने भारत की जमीन पे अवैध कब्जा किया है, चीन किसी हालत में इन दो क्षेत्रों को खोना नहीं चाहेगा, और उसको एक डर सताता है कि भारत कभी हमला ना कर दे इन जगहों के लिए, जब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए हमला करेगा। इसलिए पिछले कुछ सालों में चीन ने जो उनका वेस्टर्न थिएटर है, जिसे हम लद्दाख इलाका कहते हैं, चीन का वेस्टर्न थिएटर वो कहते हैं, वहां पे उन्होंने अपनी ट्रूप डिप्लॉयमेंट को बहुत बढ़ा दिया है। और अगर हम दो रिसेंट इंसिडेंट्स देखें, एक जब 5 अगस्त 2019 को हमारी सरकार ने धारा 370 को हटाया, उसके फौरन बाद चीन ने एक कड़ा बयान रिलीज किया, और अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके बाद भी चीन के विदेश मंत्री ने कड़ा बयान दिया, क्योंकि चीन हमेशा से मानता आया है कि ये जो लद्दाख का इलाका है, जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, वो इसका इलाका है। तो चीन किसी हालत में भारत को पीओजेके पे अगर भारत हमला करता है तो चीन चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा उस वक्त। एक यहां से ही जब हम पाकिस्तान और चीन की बात करें तो एक एंगल और टू फ्रंट वॉर का निकल के आ रहा है, जो सीडीएस रावत सर बता के गए थे, वो टू फ्रंट, यानी कि अगर आप पीओके के लिए भी जाएं, आप चीन के साथ और घमासान की तरफ जाते हैं, तो एक टू फ्रंट वॉर की नौबत आती है। मैं समझना चाहूँ आपसे कि आज ए डिफेंस एक्सपर्ट्स कि टू फ्रंट वॉर के लिए इंडिया कितना तैयार है? राजेश जी, 2014 में चीन की सेना पीएलए ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन या सैनिक डॉक्ट्रिन को रिलीज किया था पब्लिक डोमेन में, और उन्होंने कहा था कि हम दुनिया के किसी कोने में किसी देश के साथ 6 के 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार हैं। ओके। और वो 6 डोमेन है: जमीन, समुंदर, आकाश, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और ये 2014 की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल सर। और 2023 में कुछ ही दिन पहले हमारे सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने पूना में एक सेमिनार में कहा
कि आर्मी साइबर यूनिट्स को रेस करने का सोच रही है या उन्होंने प्लान कर लिया है। तो आप देखिए, चीन ऑलरेडी हमसे 30 साल आगे है डिफेंस डेवलपमेंट में। अगर हम सोचें कि हम चीन को डिफेंस डेवलपमेंट में मात दे देंगे और हम 10-15 साल में उससे आगे हो जाएंगे, तो चीन 10-15 साल तक तो चुप बैठेगा नहीं। बिल्कुल, वो तो दिन प्रतिदिन वो भी तरक्की करता रहेगा। तो आज अगर हम दोनों देशों की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कंपेयर करें, इसमें मेरे को कोई हिचक नहीं है कहने में कि चीन हमसे 30 साल आगे है, क्योंकि चीन ने जो प्लानिंग की है जी। चीन हालांकि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, चीन की एक खासियत है, ओके, जो भी वो प्लान करता है दशकों आगे, वो पब्लिक डोमेन में डालता है, क्योंकि उसकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, जिसे वो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कहता है, वो पब्लिक डोमेन में है। जब ऐसा मुख्य डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में होता है, तो सरकार के हर अंग को पता होता है कि उन्होंने क्या काम करना है, चाहे रेलवेज हो, चाहे कॉमर्स है, क्योंकि सारी चीजें मॉडर्न युद्ध में एक भूमिका निभाती हैं, कोई ज्यादा कोई कम। लड़ाई सिर्फ सैनिकों के बीच में नहीं होती, आजकल लड़ाई कई और फ्रंट पे भी बिल्कुल की जाती है। तो अगर हम चीन को ओवरटेक करना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है पहले हम अपनी रक्षा बजट को वॉर फुटिंग में इंक्रीज करें जी, जो कि एक चुनौती, क्योंकि हम एक डेवलपिंग देश हैं, लेकिन देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो बाकी कोई भी चीज ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। 7 अक्टूबर का आपने जिक्र किया और चीन के रोल की भी वहां पर बात की। सर, ये कोई पहली बार नहीं है। अगर हम पीओके में, जम्मू कश्मीर में देखें कि जो आतंकी आते हैं उनके पास जो हथियार मिलते हैं, मेड इन चाइना के ग्रेनेड हैं, मेड इन चाइना की पिस्टल है, मेड इन चाइना के AK-47 हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम चले जाते हैं तो खुलेआम से जो जितने भी वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप हैं उनकी मदद चाइना की तरफ से फाइनेंशियली भी, हथियारों के जरिए भी। जब नक्सलवादी चेन को हम देखते हैं तो उनके पास भी वही चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब हम UN में जाते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, हम वहां पे चीन की बात क्यों नहीं करते? क्या वो वक्त नहीं आ चुका है कि चीन के रियल फेस को हम दुनिया के सामने लाएं? राजेश जी, जब एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, उसका आधा इलाज होता है जब वो डॉक्टर को अपनी सही जो इलनेस है जी, जो सही बीमारी है उसका बताता है। क्योंकि जब तक डॉक्टर वो मरीज की बीमारी नहीं समझेगा ठीक तरह से, वो उसका इलाज नहीं कर पाए। बिल्कुल सर, मैं आपके प्रश्न से बिल्कुल सहमत हूं। ये वक्त आ चुका है, हमें चीन को पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहिए। देखिए, हम आज की तारीख में चीन को डाउन प्ले कर रहे हैं या अंडर प्ले कर रहे हैं। हमारी सारा जो बैशिंग है वो पाकिस्तान की तरफ है। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान तो बर्बाद देश है। पाकिस्तान तो हम जैसे जब आप कोई भी गेम खेलते हैं जी, अगर आप हॉकी खेलते हैं, अगर आप एक कमजोर प्लेयर के साथ खेलेंगे तो आपको हमेशा लगेगा मैं तो हमेशा जीत रहा हूं। लेकिन अगर आपने अपनी गेम का लेवल इंक्रीज करना है तो आपको हॉकी एक अच्छे प्लेयर या अच्छी टीम के साथ खेलनी होगी। और जब आप अच्छी टीम के साथ खेलेंगे तब आपको एहसास होगा मेरे में कमियां क्या है, मैंने अपना कौन सा जो स्टाइल है उसको इंप्रूव करना है। यही चीज जिंदगी में भी होती है, यही चीज देश के साथ होती है। अगर हम जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम अच्छे लोगों के साथ संगति रखेंगे, हम और तरक्की करेंगे। बिल्कुल। लेकिन हम उनके साथ करेंगे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, हमारा दिमाग भी उस साइड जाता रहेगा। यही चीज हमारे साथ होनी चाहिए। हमें अब वक्त आ चुका है, आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी पिछले साल अक्टूबर में स्टैटिस्टा, जो कि जर्मनी की एक कंपनी है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें उसने कहा कि दुनिया की अव्वल सेना भारतीय सेना है। तो हमारे पास ना आज आर्थिक कमी है, ना हमारे पास सैनिक शक्ति की कमी है, हमारी जो राजनीतिक लीडरशिप है वो सबसे स्ट्रांग है। अब वक्त आ चुका है हमें ओपनली कहने का कि चीन हमारा दुश्मन है। चीन की जो प्लानिंग है वो भारत के विरोधी है। और जब तक हम इसे खुलेआम नहीं करेंगे, जैसे हम बहुत सक्सेसफुल हुए हैं पाकिस्तान को एक्सपोज करने में, हमने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम नहीं छोड़ा है। बिल्कुल, हर जगह जगह पे मुद्दे पे हम पाकिस्तान के बारे में बोलते रहे हैं। अब वक्त आ चुका है हमें चीन के बारे में खुलेआम बोलना चाहिए, दुनिया को अवगत कराना चाहिए कि चीन के जो सपने हैं भारत की तरफ वो ठीक नहीं है, वो नापाक है। एक और अहम पॉइंट आपने जिक्र किया इजराइल हमास जंग का, मुझे लगता है कि इस पे भी बात होनी चाहिए। क्या कुछ हो रहा है वहां पे मैं बाद में आपसे समझाना चाहूंगा, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ सीखने की जरूरत है हमें इस जंग से, और कितनी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि हाल ही में इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ है वो पाकिस्तान पहुंचा था, तो क्या ये जो पाकिस्तान के आतंकी गुट हैं वो हमास के टच में भी हैं? क्या हमास की सोच पाकिस्तान के अंदर भी पहुंच रही है? और अगर पहुंच रही है
तो क्या कुछ तैयारियां करने की जरूरत है, और क्या वाकई में जमीन के अंदर एक सुरक्षित जगह आतंकियों के लिए या आने वाले वक्त में किसी भी देश की सेना के लिए होने वाली है, जिसके लिए अब हमें विचार करना होगा? राजेश जी, इस इजराइल हमास जंग से हर दुनिया, खास करके भारतीय सेना, जी 3 प्रमुख चीजें सीख सकती है। पहला, कभी भी अपनी सेना को पॉलिटिसाइज नहीं होने देना हमने। ठीक है सर। क्योंकि जब किसी भी देश की सेना पॉलिटिसाइज होगी, वो हाल होगा जो इजरायली सेना का हुआ। हमने देखा पिछले साल से, जब से उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो जुडिशियल रिफॉर्म्स के चक्कर में, वो देश ही नहीं, उनकी सेना भी बढ़ चुकी थी। बिल्कुल सर। दूसरी चीज, इजराइल ने पिछले कुछ दशकों से क्या किया कि अपने जो उनके जवान हैं, उनकी जो कार्यकाल है उसको बहुत कम कर दिया। ठीक है। वहां पे 34 महीने के लिए पुरुष सैनिक नौकरी करता है सेना में, ओके। और 30 महीने के लिए महिला सैनिक नौकरी करती है। एक सैनिक को तजुर्बा लेने के लिए कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं। अगर आप एक सैनिक से 3-3.5 साल की नौकरी करवाएंगे तो उसमें वो कॉम्बैट पोटेंशियल नहीं आएगा। हम कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी ले लें जी, जो भी नया वहां पे एग्जीक्यूटिव आता है जॉब के लिए, उसमें और एक 15 साल के सर्विस के एग्जीक्यूटिव में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल सर। ये, और तीसरी चीज जो इस जंग से हम सीख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है राजेश जी की जो हमारी ग्राउंड डिप्लॉयमेंट है उसको कभी कम नहीं करना चाहिए, जितने भी हम मॉडर्न इक्विपमेंट लगा रहे हैं। इजराइल ने यही गलती की। उन्होंने वो जो वॉल बनाई, दीवार बनाई गाजा पट्टी, उसके बीच में उन्होंने $1 बिलियन अमेरिकी खर्च किया। उन्होंने अपनी फोर्स लेवल्स को वहां डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, बिल्कुल, सोच के कि हमारे पास दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, हम सब पता कर लेंगे जब कोई अंदर आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो एक सैनिक कर सकता है जमीन पे, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंसान की मदद के लिए बनाई गई है, इंसान को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाई गई है। तो ये 3 चीजें मेरी राय में बहुत अहम है, जो कि इजराइल हमास युद्ध से कोई भी देश एक सबक और सीख ले सकता है। मैं इजराइल हमास जंग पे ही रहूंगा। जो मैं समझना चाहूंगा अब आपसे कि इजराइल 2 स्टेट के लिए तैयार नहीं है, वो बोलता है कि मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। जितने अरब कंट्रीज हैं उसके आसपास, वो इजराइल को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका हल कैसे हो सकता है? गजा, मैं कहता हूं कि लगभग 80 या 90% इस वक्त तबाह हो चुका है, लेकिन हमास अभी भी इजराइल की पहुंच से बाहर है। लगभग 20,000 आतंकी अभी पहुंच से बाहर हैं। तो क्या कुछ आगे हो सकता है? क्योंकि इजराइल के वजूद की बात है, नो डाउट उसे भी वहां पे रहना है और आसपास उन देशों के साथ रहना है जो उसे मानते ही नहीं है। तो क्या होगा आगे? क्या कुछ शॉर्ट आउट हो सकता है? क्योंकि कहीं तो बैठना होगा, कहीं तो बैठ के हल निकालना होगा जंग का। राजेश जी, ये जो इजराइल फिलिस्तीन का जो मामला है, इसके बीज 1881 में रूस में बोए गए थे। ओके। और पहले विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि ब्रिटेन ने और फ्रांस ने चटकी चालें खेली, उसकी वजह से आज तक इस इलाके में खून की नदियां बह रही हैं और बहती रहेंगी जी, अगर 2 नेशन सोल्यूशन नहीं हुआ। और इसलिए बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बार बार कह रही हैं इस युद्ध को खत्म करना चाहिए और 2 नेशन सोल्यूशन के लिए बैठना चाहिए। इजराइल को यह पता होना चाहिए कि 15-20 साल पहले वो सारे अरब देशों को हरा पाया था कई जंगों में जी, चाहे 67 की 6 डे वॉर है, चाहे 73 की योम किपुर वॉर है जी। लेकिन तब ये अरब देशों की आर्थिक और सैनिक ताकत बहुत कम थी। आज ऐसा नहीं है जो पहले था 15 साल पहले। आज इन अरब देशों की सैनिक और आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा हो चुकी है और सबसे बड़ी चीज, इनको चीन और रूस का पूरा समर्थन है। ओके। तो अगर इजराइल सोच रहा है कि वो ये युद्ध जीत जाएगा, जो ये अगर जीत भी जाएगा अगर और फंड नहीं खुलेंगे, लेकिन जब 2007 से जब से हमास ने गाजा पट्टी पे शासन संभाला, ये 5वां हमला है इजराइल का गाजा पट्टी में। बिल्कुल सर। हर हमले के बाद वो कुछ समय तक हमास को दबा देता है, लेकिन कुछ समय बाद हमास दोबारा उभरता है और ताकतवर और खूंखार होके। तो अगर इस इलाके में खून की नदियां बहनी बंद होनी है, चाहे इजरायली नागरिकों, फिलिस्तीनी नागरिकों, इंसान है, अगर उनकी मौतें बंद होनी है, तो इजराइल को 2 नेशन सोल्यूशन पे मानना पड़ेगा। लेकिन आपने सही कहा कि इजराइल 2 नेशन सोल्यूशन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल की जो फार राइट पार्टी है, जी, जूश पावर पार्टी, वो एक कट्टरवादी पार्टी ओके।
और हालांकि ये युद्ध भी बेंजामिन नेतन्याहू बीच में खत्म करना चाहते थे जी। और उनके जो विदेश मंत्री एली कोहन, उन्होंने 17 नवंबर को बयान दिया था कि हम पे इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि हमें 30 नवंबर तक किसी हाल में ये युद्ध खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब ये 6 दिन की सीज फायर हुई तो 29 नवंबर को सीज फायर के एक दिन खत्म होने के पहले जूइश फार राइट पार्टी ने ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल पे कि अगर ये युद्ध दोबारा रिज्यूम नहीं हुआ तो हम अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। ठीक है। तो नेतन्याहू के सामने दो ही ऑप्शन थी, या मैं सत्ता में रहूं या मैं ये लड़ाई कंटिन्यू करूं, क्योंकि अगर मैं सत्ता में रहूंगा तभी लड़ाई कंटिन्यू कर पाऊंगा और वाइस वर्सा। तो उन्होंने चुना कि मेरे लिए सत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट, लड़ाइयां तो होती रहती हैं, अन्यथा ये लड़ाई खत्म हो जानी थी। बिल्कुल सर। तो ये जो जूइश की फार राइट पार्टी, जैसे जूइश पावर पार्टी कहते हैं, वो किसी हालत में ये युद्ध खत्म नहीं होने देगी। तो जैसे ये युद्ध खत्म नहीं होगा, ये लंबा चलेगा। कल ही उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया इजराइल के कि ये महीनों तक चलेगा युद्ध। तो इसमें इजराइल की तो बर्बादी हो ही रही है, फिलिस्तीन तो बर्बाद हो चुका है। लेकिन पॉइंट मेरा ये भी तो है कि यहूदियों को भी तो इस धरती पर रहने का अधिकार है, वो इजराइल नहीं छोड़ सकते हैं। वो हम ये एंगल तो देख रहे हैं कि वो 2 स्टेट के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तमाम वो अगल बगल के जो पड़ोसी हैं वो भी तो इजराइल को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहूदियों को भी तो जगह चाहिए ना सर। कल को आज यहूदी नहीं है, कल को कहेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोस में भी कुछ ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। राजेश जी, बहुत चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा आने वाले वक्त में? राजेश जी, आपने सही कहा, लेकिन देखिए 2007 में जब हमस ने गाजा पट्टी पे शासन संभाला तब उनके मैनिफेस्टो में था कि इजराइल का वजूद हम दुनिया से मिटा देंगे। लेकिन 2017 में उन्होंने अपना इस नजरिए को चेंज किया। उन्होंने कहा कि हम 2 नेशन थ्योरी के लिए तैयार हैं। आज अगर लेबनान का या सीरिया का या जॉर्डन का इजराइल के साथ दुश्मनी है तो सिर्फ फिलिस्तीन की क्रिएशन पे दुश्मनी है। ओके। आज की तारीख में भी लेबनान हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, ईरान हो, ये सारे 2 नेशन सोल्यूशन के लिए तैयार हैं। आज इजराइल को छोड़ के दुनिया के बाकी सारे 194 मुल्क 2 नेशन सोल्यूशन के लिए तैयार हैं। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कहें कि एक बार 2 नेशन सोल्यूशन होने दो, शांति अपने आप इलाके में आएगी, लेकिन इजराइल इस वक्त तैयार नहीं है। तो अगर इस पूरे 2 नेशन सोल्यूशन के बीच में एक ऑपोजिशन है तो वो इजराइल खुद है। ठीक है, बस एक आखिरी पॉइंट मेरा, क्योंकि हमने इजराइल हमास जंग को देखा, हमने अजरबैजान अर्मीनिया की जंग को देखा, हम रूस यूक्रेन जंग को भी देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। अब टेक्नोलॉजिकल के लेवल पर भारत कितना तैयार है, चाहे वो स्पेस फोर्स की बात हो, साइबर की बात आपने की, ड्रोन्स आजकल आ गए हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? राजेश जी, जैसे मैंने पहले बताया, अगर हम भारत और चीन का कंपैरिजन करें जी, तो चीन हमसे आज की तारीख में 30 साल आगे है डिफेंस डेवलपमेंट। ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम पाकिस्तान से आगे हैं अगर 1-to-1 वॉर होती है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। लेकिन आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान की अगर लड़ाई हुई, वो 1-to-1 नहीं होगी, उसमें चीन जरूर पाकिस्तान का समर्थन करेगा और पूरी तरह से खुलेआम करेगा। मैं इसका एक छोटा आपको आंकड़ा देना चाहूंगा या एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगा कि आप और मैं दोनों सेना में रह चुके हैं जी। हम जानते हैं कि विदेशी सेना के अफसर और जवान जेसीओज हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हमारे वहां जाते हैं, हम कोर्सेज करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी विदेशी सेना का अफसर हमारे सेना मुख्यालय में पोस्ट नहीं होता है, ना ही हमारा होता है। लेकिन 2001 से पाकिस्तानी सेना के अफसर चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड जिनजियांग में पोस्ट होने लग गए हैं। ओके। और दूसरी चीज 2021 में ही चीन ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया है जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पाकिस्तान में, कि वो उनकी जो कम्युनिकेशन हो अनइंटरप्टेड हो। तो जब इस लेवल पे उनकी सांठगांठ चल रही है तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इनकी प्लानिंग क्या। और सबसे बड़ी चीज इनके बीच में क्या हो रही है, इनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी हो रही है डिफेंस इक्विपमेंट की। ठीक है। यानी कि वक्त आने पे पाकिस्तान के अफसर जेसीओ जवान चीन में जाके चीन के हथियार चला सकते हैं, और वक्त आने पे चीन के अफसर जेसीओ जवान पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के हथियार चला सकते हैं। जो जब इस लेवल पे सांठगांठ हो तो ये कोई अच्छे इरादे के लिए नहीं होती, ये हम समझ सकते हैं आने वाले समय के लिए ये